तो चलिए अब चलते हैं ज़्विटर आयनिक फॉर्म को डिटेल में पढ़ने, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत बार बच्चे जो है ज़्विटर आयनिक फॉर्म में, किट आयनिक फॉर्म में एंड एनायनिक फॉर्म में कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं ज़्विटर आयनिक फॉर्म की। ओके, सो ज़्विटर आयनिक फॉर्म में क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए। अब जो हमने अमाइनो एसिड्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर करा था ना, तो देखिए वो क्या है, HCNH2COOH एंड यहाँ पर हमारे पास कोई भी ग्रुप लगता है एंड इस कंडीशन में लेट दैट ग्रुप बी हाइड्रोजन। ठीक है, इस कंडीशन में हम हाइड्रोजन को ही ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ये क्या बना लिया, ग्लाइसिन। ठीक है, सो अभी यहाँ पर हमारे इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का अभी के लिए कोई रोल नहीं है। ठीक है, सो लेट सपोज हमने पूरे इस अमाइनो एसिड को रख दिया एक्वस सोल्यूशन में। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में हमने अमाइनो एसिड को इसको रख दिया। एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए NH2 और COOH में क्या होता है, COOH एक्ट्स एज एसिड एंड NH2 एक्ट्स एज बेस। ठीक है, अब कैसे हमने कह दिया कि COOH एसिड की तरह काम करता है, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर COOH के पास टेंडेंसी रहती है कि ये हाइड्रोजन एटम एलिमेंट ये लूज़ कर सकता है एंड NH2 के पास ये टेंडेंसी है कि ये पॉजिटिव चार्ज को या फिर हाइड्रोजन एटम को ये गेन कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा, एसिडिक फॉर्म अगर है COOH तो यहाँ पर मतलब कि टेंडेंसी है इस हाइड्रोजन को रिलीज़ करने की। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा अपने एक्वस सोल्यूशन में, कर दिया। अब यहाँ पर ये जो NH2 है हमारे पास, NH2 क्या करेगा, NH2 इसी हाइड्रोजन को लेकर अपने पास एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अब देखिए स्ट्रक्चर कुछ कैसा बनेगा। अब यहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो COO नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो होता है हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो COO नेगेटिव आ गया। और अब इस NH2 के पास, अब इसको ध्यान से देखिए, इस NH2 के पास क्या हो गया, NH3 पॉजिटिव चार्ज आ गया अब। ठीक है, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। सो ओवरऑल लेट्स मेक इट अगेन। देखिए कार्बन है, NH3 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर हमने समझा अभी तक कैसे हुआ NH3 पॉजिटिव, एंड यहाँ पर जो है COO नेगेटिव हो गया। लेट्स समराइज इट अगेन। COO नेगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन रिलीज हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज चला गया। ठीक है, नेगेटिव बन गया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर ये पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ से ये है केटायन, यहाँ से ये है एनायन। तो एक ही स्ट्रक्चर में दो पोल्स बन रहे हैं, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं डाईपोलर आयन, और सिंपली हम क्या बोलते हैं इसे, ज़्विटर आयन। ओके, सो क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं ज़्विटर आयन के बारे में तो आप आराम से, अब आपको समझ आ गया ज़्विटर आयन क्या होता है। ठीक है, अब हम इसी कंडीशन में लेट्स टॉक अबाउट कैटायन। अब कैटायनिक फॉर्म और एनायनिक फॉर्म को समझेंगे। चलिए यही एग्जांपल ले लेते हैं, HCNH2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगाया तो ये ऑफ कोर्स हमारे पास फिर से हमने ग्लाइसिन अमाइनो एसिड लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक्वस सोल्यूशन की बजाय लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन मैंने ले लिया। ओके, एसिडिक सोल्यूशन ले लिया तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर H+ ही H+ है, सोल्यूशन में H+ ही H+ है। अब ये जो हमारे पास NH2 है, अब ये चाहे जिसका भी ले सकता है H+, राइट। तो इसने किसी एक का H+ ले लिया और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, NH3 पॉजिटिव। और फिर से अब यहाँ क्या हो गया, इसको ये जो हमारे पास COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, इस पर भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया एंड NH3 पॉजिटिव भी बन गया। यानी कि अब ये क्या हो गई, ये हो गई कैटायनिक फॉर्म। ठीक है, तो कैटायनिक फॉर्म कैसे आई, क्लियर हुआ आपको। कैटायनिक फॉर्म जहाँ पर हमारे पास जो है एसिडिक सोल्यूशन होगा, ये याद रखने आपको पॉइंट्स, एसिडिक सोल्यूशन होगा
दूसरी बात क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो NH2 था वो NH3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा एंड COOH में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहीं पर मैं समझा देती हूँ आपको, अगर हमारे पास सोल्यूशन बेसिक है, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन है अगर हमारे पास, तो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन है तो ऑफ कोर्स OH नेगेटिव होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन आयन इनको चाहिए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन इनको चाहिए। अब देखिए, अब इनको हाइड्रोजन आयन चाहिए। अब ऑफ कोर्स ये तो हमारा एसिडिक ग्रुप ही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एसिडिक ग्रुप है। अब ये अपने हाइड्रोजन आयंस को, ठीक है, हमारे पास जो अब एसिडिक ग्रुप है ये अपने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देगा एंड इनमें से किसी के भी पास हाइड्रोजन आयन अपना जो इनका हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, ठीक है, ये चला जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, COO नेगेटिव बन जाता है, बल्कि NH2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ज्विटर आयनिक फॉर्म में क्या हुआ था, ज्विटर आयनिक फॉर्म में COO नेगेटिव बना था, NH3 पॉजिटिव बनाया था, ये हुआ था ज्विटर आयन की फॉर्म में। यहीं पर हमने देखा कि NH3 पॉजिटिव एंड COOH ये बन गया हमारा एसिडिक फॉर्म में, एंड यहीं पर हमने देखा कि CnH2 एंड COO नेगेटिव हमारा बन गया बेसिक फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने पूरा स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का शो नहीं करा, नीचे हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, नीचे हाइड्रोजन एटम अगर ग्लाइसिन का बना रहे हैं एंड यहाँ पर आएगा हमारे पास अगेन हाइड्रोजन, तो ये आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आई होप आपको एसिडिक, ज्विटरायनिक और बेसिक फॉर्म क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास फॉर्म है यहाँ पर NH3 पॉजिटिव है, यानी कि सोल्यूशन कैसा है, यहाँ पर एसिडिक सोल्यूशन हमने ले रखा है, एसिडिक सोल्यूशन हमने यहाँ पर ले रखा है, जो कि हाइड्रोजन एटम्स जो है हमारे NH2 ने एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर दोनों चार्जेस हैं, COO नेगेटिव भी है, H3N पॉजिटिव भी है, NH3 पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज भी, डाईपोलर आयन हो गया एंड डाईपोलर आयन, यानी कि हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे ज्विटर आयन। एंड यहाँ पर ध्यान से देखिए COO नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव आया, ठीक है, NH2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा एनायनिक फॉर्म, यानी कि हमने यहाँ पर सोल्यूशन कैसा लिया है, सोल्यूशन हमने ले रखा है बेसिक सोल्यूशन, ओके। सो आई होप आपको पूरा अमीनो एसिड का कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं अपने एलिमेंट, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, अपने एनालिसिस करा था, वहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना रह गया था, वो था मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस, ओके। तो वो भी आप सभी लिखेंगे अभी, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। तो पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स के। यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर, M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, यहाँ पर 1000 डाल्टन से कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा। यूजुअली की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, ज़्यादातर आपको बहुत सारी बुक्स में 18 to 800 डाल्टन्स लिखा मिलेगा, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ज़्यादातर आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। या फिर हम बेसिकली बोल सकते हैं 1000 डाल्टन से कम, क्योंकि जो हम मैक्रो मॉलिक्यूल लिखेंगे वहाँ पर 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जब अब देखो हमने एक्सपेरिमेंट करा था, फिर से थोड़ा सा याद करो, जब हमने एक्सपेरिमेंट करा था, जब हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने चीज़ क्लॉथ से या फिर हम सिंपली कह सकते हैं स्ट्रेनर से, जब हमने स्ट्रेन करा था पूरे हम अपनी स्लरी को, जब यहाँ पर नीचे जो सोल्यूशन, जो भी चीज़ें नीचे आ गई थी, उनको क्या बोला था हमने, फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एसिड सोल्यूबल फिल्ट्रेट, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे इस पॉइंट को, फिर से नोट करेंगे कि जब हमने एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करा था तो चीज़ क्लॉथ के थ्रू जो चीज़ें नीचे आ गई थी, यानी कि जो चीज़ें फिल्ट्रेट थी,
ठीक है। फिल्ट्रेट क्या थे, वो एसिड सल्यूबल होते हैं, फिल्ट्रेट, ठीक है, ये हमें पता है ना, एसिड सल्यूबल होते हैं एंड दे आर टर्म्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, सो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स एसिड सोल्यूबल होते हैं या फिर एसिड इनसोल्यूबल, तो आप लिखेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स एसिड सोल्यूबल होते हैं। यहीं पर क्वेश्चन ने अगर पूछ लिया कि एसिड इनसोल्यूबल कौन होते हैं, तो एसिड इनसोल्यूबल होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, इनके एग्जाम्पल। तो सभी जैसे कि स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, शुगर से कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स, सभी मोनोमर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सभी मोनोमर्स यहाँ पर आ जाएंगे। प्लस साथ में क्या होगा हमारे पास, यहाँ मोनोमर्स के साथ हमारे पास आएंगे यहाँ पर शुगर्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए माइक्रोमोलिक्यूल्स के। नाउ मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो मैंने आपको बता दिया कि 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक्सेप्शन देखो, एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल में लिखेंगे लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, इवन अमाइनो एसिड से क्या, अमाइनो एसिड से क्या बनते हैं हमारे पास, अमाइनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स, एंड हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स जो हमने अपने माइक्रोमोलिक्यूल्स में एग्जाम्पल लिखा, उनसे बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आप वो भी सिंपली लिख सकते हो, अमाइनो एसिड से प्रोटीन, तो प्रोटीन आएगा मैक्रोमोलिक्यूल में। ठीक है, अमाइनो एसिड की पूरी चेन बन जाएगी, तो क्या हो गया, वो बड़ा हो जाएगा। अगर सिंगल अमाइनो एसिड है तो फिर वो तो ऑफकोर्स छोटा ही होगा ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, छोटा है, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स वो भी जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ी चेन बन जाएंगी, जो कि बन जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल। नाउ जो मैं आपको एक्सेप्शन बताने वाली थी वो थी लिपिड्स के बारे में। ठीक है, तो लिपिड्स के केस को अगर हम डिस्कस करें तो लिपिड्स जो है स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होते। लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन होते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्टली, यानी कि हर एक इनकी प्रॉपर्टी जो है मैक्रोमोलिक्यूल से नहीं मिलती। सिर्फ ये हो जाता है कि चीज़ क्लोथ था ना, जो चीज़ क्लोथ था जो हमारे पास, यहाँ पर लिपिड्स जो है रिटेंटेट में आ जाते हैं, यहाँ आते हैं लिपिड्स। अब ये क्यों आते हैं आपको पता है, ये इसीलिए आते हैं क्योंकि लिपिड्स जो है बहुत सारे मतलब ग्रुप बना के रखते हैं। ठीक है, ये अकेली फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, पूरा ग्रुप बना के रखते हैं, और अगर ग्रुप बना के रखेंगे तो ऑफकोर्स वो बड़े हो जाएंगे। जैसे अमाइनो एसिड अकेला है तो वो छोटा है, लेकिन अमाइनो एसिड बड़े होंगे तो फिर यानी कि बहुत सारे हो जाएंगे, तो फिर वो प्रोटीन्स बन जाएंगे एंड वो रिटेंटेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से लिपिड्स ने भी करा, इन्होंने चेन बना ली, नहीं हम नीचे नहीं जाएंगे, हमें ऊपर ही रहना है। ठीक है, तो लिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता, बल्कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, इतनी ही रेंज में होगा, 10,000 डाल्टन्स की ही रेंज में होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में जो चीज़ छोड़ दी थी वो मैंने आपको अब क्लियर कर दी। ठीक है, तो अब मैं आपको अब इस टेबल से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर आगे एक टेबल आएगी, ठीक है, तो ये रही हमारे पास ये टेबल। अब इससे रिलेटेड मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगी, बट उससे पहले हम ये एक बार आप देख लेना अपने आप,
ठीक है। ये हम फिर से आएंगे जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स तो हमने पढ़ लिए, तो इनका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको खुद ड्रॉ कराया था, एनसीईआरटी ने भी दे रखा है। हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ग्लाइसिन, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो क्या बन गया, एलानीन। हमने याद करा था ना अभी, अगर हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया तो फिर क्या बन जाएगा, एलानीन, ठीक है। इसी कंडीशन में अगर मैंने CH2OH जोड़ दिया तो सीरीन बन जाएगा। और ये हमारे पास बेसिक क्या रहेगा स्ट्रक्चर, CnH2 COOH हाइड्रोजन, एंड यहाँ होगा R ग्रुप जिसमें वेरिएशन होता है, R ग्रुप वेरीज, ठीक है, जिसकी वजह से सारी वेरिएशंस आती हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नाउ प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, चलिए सबसे पहले मुझे यही बता दीजिए कि मेटाबोलाइट क्या होता है। तो एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज टर्म्ड एज मेटाबोलाइट। ओके, सिंपल, क्लियर। कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द, और यू कैन से प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, जो कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था थोड़ी देर पहले, उससे जो चीज़ डिराइव हो रही है या फिर उसके द्वारा बनाई जा रही है, उसको कह दिया मेटाबॉलिज्म, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा जो प्रोसेस हुआ है मेटाबॉलिज्म का बड़ा सा, उसके बीच का जो इंटरमीडिएट हुआ वो भी हम मेटाबोलाइट कहेंगे। तो मेटाबोलाइट को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, देखिए यहाँ पर दे रखा है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एंड दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो नाउ लेट्स स्टडी विद एनसीईआरटी। In animal tissues, one notices the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1, ठीक है, जो हमने पहले देखा था ना बड़ा सा। So these are called primary metabolites. However, when analyzes plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compounds other than these all primary metabolites. ठीक है, अब हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब क्या है, ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट देखो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, they are directly involved in the growth, ठीक है, ग्रोथ में या फिर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो डायरेक्टली किस में, ग्रोथ में, ग्रोथ या डेवलपमेंट, या फिर आप लिख सकते हो, ठीक है, जो बेसिक जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं ना वो भी यहीं पर आ जाएंगे। फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, ये सारे प्रोसेस भी हम इसी कैटेगरी में इंक्लूड कर लेंगे, प्लस रिप्रोडक्शन। इस काम के लिए जो मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, इतना काम जो करते हैं, उनको हम बोल देते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और जो इस काम को नहीं करते उनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखिए प्लांट जो है बहुत सारे काम करते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, क्या क्या करते हैं, जैसे गम्स की प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स भी होती हैं प्लांट्स में, कई बार हमारे पास टॉक्सिन्स भी होते हैं, लेक्टिन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो कि बिल्कुल भी प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है। तो एनसीईआरटी को मार्क करेंगे हम। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, किनको कहा, जिनकी the presence of all such category of compounds shown in figure 9.1। अब देखिए 9.1 फिगर है ये, ठीक है, ये है फिगर 9.1। अब इनमें क्या क्या देखा मैंने बताया ना आपको, कार्बोहाइड्रेट्स देखे हमने, अमाइनो एसिड्स, फैट्स, ऑयल्स, लिपिड्स, ठीक है, और हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस टेबल। यहाँ पर देखिए पिगमेंट्स क्या है, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसायनिन। एल्केलॉइड्स की बात करूँ तो मॉर्फिन, कॉर्डिन, एक और जोड़ सकते हो आप मॉर्फिन कॉर्डिन के साथ रेसरपीन, ओके, रेसरपीन और रेसरपाइन कह सकते हो, ठीक है। टर्पिनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, पॉलीटर्पीन्स भी होते हैं। ओके गाइस, सो
एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, सैंडलवुड ऑयल भी होता है, ठीक है, ये आप याद कर सकते हो जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है, इनको आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, सैंडलवुड ऑयल। टॉक्सिन्स में, टॉक्सिन में क्या क्या आ जाएगा, एबिरिन, राइसिन, ठीक है। लेक्टिन्स में कॉनकेनेवैलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन ए, ठीक है, विनब्लास्टिन ए एक होता है, विनक्रिस्टिन ए भी होता है, ठीक है, करक्यूमिन भी होता है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस भी आपको यहाँ पर बता दी। अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको इनका जो है ये पूछा जा सकता है कि इनका प्लांट सोर्स कहाँ है जहाँ से हमें ये मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इनमें से 2 के प्लांट सोर्सेज बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला मैं बता देती हूँ करक्यूमिन का। करक्यूमिन का लिखिए करक्यूमा लॉन्गा, ओके। करक्यूमिन का क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख लेते हैं करक्यूमा लॉन्गा। क्या है ये करक्यूमा लॉन्गा, इट्स नथिंग, सिंपली इट्स हल्दी, ओके, नथिंग बट हल्दी, ठीक है। एक आप याद कर लीजिए मॉर्फिन कॉर्डिन का, इनका भी इम्पॉर्टेंट है। इनका क्या है, पैपावर सोमनीफेरम, ठीक है, याद रखेंगे पैपावर सोमनीफेरम। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं मॉर्फिन कॉर्डिन का पैपावर सोमनीफेरम। ये किसका है, मॉर्फिन एंड कॉर्डिन का, ठीक है। और ये मॉर्फिन कॉर्डिन क्या है, ये है एल्केलॉइड्स। ये आपको टेबल पूरी याद होनी चाहिए। एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स में एक और एग्जांपल मैंने दिया था, वो क्या था, रेसरपाइन, रेसरपाइन। पर रेसरपाइन का अलग प्लांट सोर्स होता है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सर्पगंधा होता है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब NCERT से पढ़ लेते हैं। While primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes, we do not at the moment understood the role or functions of all the secondary metabolites। मतलब कि इस moment of time पे, ठीक है, आज हमें ये नहीं पता है कि इन secondary metabolites का ऐसा कौन सा function होता है एक plant की body में या फिर किसी भी living organism को। simply हमने कह दिया host organism में इन secondary metabolites का क्या काम होता है ये हमें नहीं पता। However, many of them are useful to human welfare। जैसे कि अब सिंपल सी बात है, ये रबड़ हैं, ड्रग्स हैं, ये स्पाइसेस हैं, ये सारे हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। स्पाइसेस तो हमारे खाने में अलग ही टेस्ट डाल देते हैं, तो हमारे लिए यूज़फुल हैं, ठीक है। और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी होती है, ठीक है। तो लेकिन होस्ट ऑर्गेनिज्म में इनका क्या यूज़ होता है ये अभी तक हमें नहीं पता। तो गाइस आज हमने स्टार्ट करा था चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स, जिसके अभी तक हमने 5 पेजेस रीड कर लिए हैं, जहाँ पर मैंने आपको ये 3 टेबल्स बताई हैं। इनमें डिटेल्स भी ऐड करवाई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। मॉर्फिन, कॉर्डिन, इनका मैंने क्या बताया था, प्लांट सोर्स आपको बताया था पैपावर सोमनीफेरम। एंड यहीं पर करक्यूमिन का भी बताया था करक्यूमा लॉन्गा। करक्यूमिन क्या है, एक ड्रग है, ठीक है। तो ये टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और आपको अमाइनो एसिड्स में जो मैंने आपको बताए थे ज्विटर आयनिक फॉर्म, एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या आती है, ज्विटर आयनिक फॉर्म। वहीं पर अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया एसिडिक सोल्यूशन में, ठीक है, ये है एसिडिक सोल्यूशन, ये है एक्वस सोल्यूशन, और ये क्या है हमारा बेसिक सोल्यूशन। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके गाइस, सो बाय एंड कीप स्टडिंग, लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर।